हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। ट्वेल्थ हिंदी मीडियम का साझेदारी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि साझेदारी क्या होती है। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं और उसमें होने वाले लाभ को आपस में मिलकर बांट लेते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। बड़ा सिंपल था। तो साझेदारी हमने देख लिया। साझेदारी की विशेषताएं हम लोगों ने देखा। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, साझेदारी, शायद एक साझेदार के साझेदारी में अधिकार क्या क्या होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हमने क्या किया था, चर्चा किया था। साझेदारी की परिभाषा देखा था। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कुछ बातें की थी। आज बारी आएगी, आज हम लोग नया बात करने जा रहे हैं। मैंने बोला था ये लास्ट थ्योरी क्लास है, इसके बाद कल से हम लोग क्या स्टार्ट कर लेंगे, प्रैक्टिकल हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, साझेदारी संलेख की। तो आज हम बात करेंगे साझेदारी संलेख। तो सवाल उठता है कि साझेदारी संलेख होता क्या है। तो बच्चों, मैंने जब आप लोगों को साझेदारी की विशेषताओं के बारे में बताया था, तो मैंने बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताया था। दो या दो से अधिक व्यक्ति, असीमित दायित्व, लाभ हानि का विभाजन, व्यापार का संचालन, बहुत सारी बातें बताई थी। उसमें से एक बात बताया था क्या, उसमें से एक बात बताया था समझौता। याद होगा आप लोगों को, साझेदारों के मध्य समझौता। तो बस मैंने आप लोगों को बताया था कि वो समझौता दो प्रकार का हो सकता है। या तो साझेदारों के मध्य समझौता मौखिक होगा, रूप से समझौता कर लेंगे, आपस में बात करके समझौता कर लेंगे। या फिर वो समझौता क्या हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट, लिखित हो सकता है। वो समझौता क्या होगा, लिखित होगा। ठीक है। तो सुनो, हम बात कर रहे हैं साझेदारी संलेख की। लिखित लिखित समझौता होगा तो कॉमन सी बात है, एक प्रपत्र हम लोग लेंगे, एक पत्र लेंगे, एक कागज का टुकड़ा की तरह होगा एक प्रपत्र। और इसमें समझौते से जुड़े सारी बातें साझेदारों के मध्य, मान लो दो साझेदार है, इन साझेदारों के मध्य समझौते से संबंधित सारी बातों का उल्लेख होता है इस प्रपत्र में। इस कागज के टुकड़े में दोनों साझेदारों के मध्य समझौते, जितने भी समझौते होंगे, फर्म को कैसे चलाना है, कितना पूंजी लगाना है, लाभ हानि को किस प्रकार बांटना है, सारी बातें, सारी की सारी बातें इस प्रपत्र में क्या होती है, उल्लेख होती है। एक एक चीज पूरा डिटेल उल्लेख होता है। और लास्ट में सभी साझेदारों का क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में अंत में हस्ताक्षर होता है। ठीक है। तो ये जो कागज का टुकड़ा है ना, समझौते वाला लेख पत्र, ये जो पत्र है ना, इसी को अपन बोलते हैं साझेदारी संलेख। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख। ठीक है। ये होता है साझेदारी संलेख। तो ये होता है हमारा साझेदारी क्या, संलेख। ठीक। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे क्या है साझेदारी संलेख। जब भी आपसे बोला जाए कि भाई साझेदारी संलेख होती क्या है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई जिस कागज के टुकड़े पर, जिस प्रपत्र पर साझेदार लोग समझौता करते, लिखित में समझौता करते, जिस कागज के टुकड़े पर, एग्जाम में कागज का टुकड़ा मत लिख के आना, जो आपके बुक में आशय लिखा वो लिख के आना। सिर्फ नॉर्मल बात की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बोली की भाषा में क्या बोलेंगे, साझेदारी संलेख क्या होती है, जिस प्रपत्र पर लिखित रूप से साझेदार समझौता करते हैं, उसी प्रपत्र को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख। ठीक है। तो ये हुआ आपका साझेदारी संलेख। ओके। ठीक है। तो साझेदारी संलेख को एक अनुबंध या ठहराव पत्र भी कहा जा सकता है। यानी जो आपकी साझेदारी संलेख होती है, इस पत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं, अनुबंध। यानी साझेदारों के मध्य क्या हो रहा है यहाँ पे, अनुबंध। या फिर इसको क्या कहा जा सकता है, ठहराव पत्र भी कहा जा सकता है। ठीक है। यानी साझेदारी संलेख का और दूसरा नाम बोला जा सकता है अनुबंध पत्र या फिर ठहराव पत्र। तो ये होता है बच्चों साझेदारी संलेख। ठीक। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये साझेदारी संलेख में साझेदारों के मध्य किन किन बातों पे समझौता होगा। इस संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी होती है, क्या क्या होता है, ये माइंड में हमारे सवाल उठता था। तो चलो एक एक बातों को हम आपको लाइन से डिटेल करते चले जाते हैं और आप उसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। फिलहाल ये समझ लीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने पेश है एक साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें, कि एक साझेदारी संलेख में वो कौन कौन सी बातें हैं जो बकायदा उस साझेदारी संलेख में लिखी जाती है और साझेदारों के मध्य समझौता किया जाता है। तो चलिए अपन लाइन से एक एक करके स्टार्ट करते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा और मैं बारी बारी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते चले जाता हूँ। ठीक है। नंबर 1 होता है बच्चों फर्म का नाम व पता। पहले तो साझेदारी संलेख में सबसे पहले पॉइंट में लिखा होता है कि फर्म का नाम क्या होगा और उसका पता क्या होगा, कि जो जिस साझेदारी फर्म व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार का नाम क्या होगा और उसका पता क्या होगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है व्यापार का क्षेत्र व प्रकृति। व्यापार किस प्रकार, व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, मतलब व्यापार किस प्रकार लोग व्यापार करेंगे। क्या इनका व्यापार का क्षेत्र मतलब खुदरा व्यापार होगा, यानी कि माल खरीद, छोटा मोटा व्यापार होगा, छोटा स्केल पे व्यापार करेंगे, या फिर ये थोक व्यापार करेंगे,
या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करेंगे, निर्माण वाला काम करेंगे, इनके व्यापार का क्षेत्र क्या होगा। या फिर कहा जा सकता है क्षेत्र में हम लोग ले सकते हैं कि वो स्थानीय व्यापार करेंगे, एक जगह पे व्यापार करेंगे, गली मोहल्ले तक ही व्यापार उनका सीमित होगा, या एक शहर में व्यापार सीमित होगा, या राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करेंगे, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करेंगे, वो व्यापार का क्षेत्र हो गया। ठीक है। दूसरा, व्यापार की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है किस तरह का व्यापार करेंगे। लोग माल खरीदने बेचने वाला व्यापार करेंगे, प्रकृति क्या होगी, माल खरीदने वाला व्यापार करेंगे, या कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदने बेचने वाला व्यापार करेंगे, या फिर माल बनाकर बेचने वाला व्यापार करेंगे, तो उस व्यापार की प्रकृति क्या होगी उसके बारे में डिटेल लिखा होता है। तो सबसे पहले व्यापार का क्षेत्र और दूसरा व्यापार की प्रकृति। ठीक है। इसके बाद अगला होता है फर्म के साझेदार के नाम व पते। उस साझेदारी संलेख में एक एक साझेदार का नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सारे के सारे डिटेल्स क्या होते हैं पूरी की तरह पूरा का पूरा लिखा हुआ होता है। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का परेशानी ना हो। साझेदार की पूंजी। तो साझेदार की पूंजी की बात कर ली जाती है। तो साझेदार कितना, कौन साझेदार कितना पूंजी लगाएगा। भाई साझेदारी संलेख बनाया क्यों जा रहा है, कल को साझेदारों के बीच किसी प्रकार का मन मुटाव ना आ जाए, इसी वजह से क्या बनाया जा रहा है, साझेदारी संलेख बनाया जा रहा है। तो अब बात आती है साझेदारी की पूंजी। तो साझेदार, कौन साझेदार कितना कितना पूंजी लगाएगा, या कितना पूंजी लगा सकता है, या कितना पूंजी लगाया है, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा होता है। साझेदारों की पूंजी के बारे में पूरा डिटेल लिखा होता है। नंबर 5 है साझेदारी की अवधि। जो साझेदार, हो सकता है 2-3 साझेदार मिलकर साझेदारी में व्यापार कर रहे होंगे, तो उस साझेदारी की अवधि क्या होगी, कितने कितने दिन के लिए साझेदारी होगा, क्या वो 2-3 साल के लिए, 2 साल के लिए कर रहे हैं, या 3 साल के लिए कर रहे हैं, मतलब उसकी अवधि क्या होगी, कब। कई बार उन लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि यार हम इतने तारीख को ले जाकर हम क्या कर देंगे, साझेदारी को समाप्त कर देंगे। कई बार उनका पहले से प्री प्लान रहता है, कुछ उद्देश्य से उन लोग साझेदारी स्टार्ट करते हैं, तो पहले से उन लोग एक डेट, प्रारंभिक डेट और साझेदारी की अंतिम डेट को लोग अपनी लिख लेते हैं। जनरली प्रारंभिक डेट तो लिखा होता है, अंतिम डेट नहीं लिखा होता है। अगर वो लोग कोई उद्देश्य के लिए साझेदारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो प्रारंभिक डेट लिखा रहे, प्रारंभिक तिथि रहे साझेदारी का, और एक अंतिम तिथि रहे साझेदारी का। लेकिन यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर व्यापार चालू कर रहे हैं, कई बार साझेदारी ऐसी भी होती है कि वो लोग व्यापार चालू करते हैं, कोई भी व्यापार हम लोग चालू करते हैं तो अपन ये थोड़ी ना सोचते एक ना एक दिन बंद होगा, जब बंद होगा तब होगा। तो जनरली प्रारंभिक तिथि लिखा होता है, अंतिम तिथि बहुत कम ही लिखा होता है। अगर ऐसा है तब साझेदार की अवधि लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे ये पॉइंट बहुत रेयर है। नए साझेदार का प्रवेश। ओके, अगर साझेदार साझेदारी कर रहे हैं, साझेदारी स्टार्ट हो गई, साझेदारी करते, मान लीजिए 2 साझेदार है, साझेदार ए है और साझेदार बी है। साझेदारी चल रही थी 2-3-4 साल तक लोग साझेदारी करते रहे। सडनली अचानक साझेदार सी, एक नया साझेदार है सी, वो फर्म में आना चाहता है। तो अगर कोई नया साझेदार आएगा तो उसके बारे में क्या नियम कायदे होंगे, किस प्रकार उसको फर्म में लाया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में सारे नियम और शर्तें इस पॉइंट पे लिखे होते हैं, साझेदार, नए साझेदार का प्रवेश पर। इसी प्रकार अवकाश की भी बात कर लेते हैं, साथ ही साथ वो भी लिखा होता है अवकाश। जिस प्रकार प्रवेश के नियम लिखे होते हैं उसी प्रकार अगर कोई साझेदार फर्म को छोड़कर जाना चाहता है तो उसके बारे में पूरा डिटेल क्या होता है, लिखा रहता है। ठीक है। पूंजी पर ब्याज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, पूंजी पर ब्याज। चलो पूंजी पर ब्याज हम समझाते हैं, क्या बात कर रहा हूं मैं, पूंजी पर ब्याज यहां समझा देता हूं। पूंजी पर ब्याज देखो क्या होता है, जैसे कि ये साझेदारी फर्म है और ये मान लीजिए साझेदार है, मान लीजिए कोई साझेदार है, एक साझेदार है, साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है। ये देखो साझेदार ने फर्म में क्या लगा दिया, बाकायदा पूंजी क्या कर दिया, लगा दिया। बोलो उसे बदले में क्या मिलेगा, कॉमन सी बात है, उसे बदले में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, उसको बदले में लाभ मिलेगा। ठीक है, कॉमन सी बात है यार, शुरू से हम लोग यही तो पढ़ते आए हैं कि अगर आप व्यापार में पूंजी लगाते हो तो आपको बदले में क्या मिलता है, लाभ मिलता है। सर आप गलत पढ़ा रहे हो, यहाँ तो ब्याज की बात चल रही है। आ रहा हूँ भाई, ब्याज में आ रहा हूँ। तो पूंजी पर ब्याज की बात करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये पैसा देखो, पूंजी किसने दिया, फर्म को, साझेदार ने, और बदले में क्या ले रहा है, लाभ। कई बार क्या होता है, अगर साझेदार दोहरा माइंडसेट लेके चल रहा है, दोहरा सोच लेके चल रहा है, वो सोच रहा है कि अगर मान लो ये पैसा जो मैंने व्यापार में लगाया है, इस पैसे को मैंने व्यापार में लगाया है तो मुझे बदले में लाभ मिल रहा है। लाभ हुआ तो अच्छी बात है, अगर हानि हुआ तो भैया लाभ है तो पूंजी बढ़ेगी, हानि है तो पूंजी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो लाभ मिला तो ठीक है, अगर हानि हो गई तो बेचारा डर जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में साझेदार वाले लोग क्या सोचते मालूम, उन लोग के अंदर में क्या माइंडसेट चलता रहता पता है, यार ये मैं पैसा अपना व्यापार में लगा दिया, अगर यही पैसा मैं अगर बैंक में लगा देता, इसी पैसे को अगर मैं कहा जमा कर देता,
बैंक में अगर पैसे को मैं लगा देता, बैंक में अगर पैसा जमा कर देता तो मुझे बदले में क्या मिलता? ब्याज। अब उसका माइंड दोनों तरफ चल रहा है, यार पूंजी के रूप में लगाऊं कि बैंक में लगाऊं? आप क्या कहोगे? तो पूंजी के रूप में लगाओगे साझेदारी में तो लाभ मिलेगा, लेकिन याद रखना अगर हानि हुई तो हानि भी मिलेगा। लेकिन अगर इसी को बैंक पे लगा दोगे तो ब्याज तो मिलना कंफर्म है भैया, चाहे लाभ हो या हानि। तो कई लोग बड़े डरपोक टाइप के रहते हैं, कुछ साझेदार डरपोक टाइप के रहते हैं, या थोड़ा डर डर समाया रहता है, नहीं यार मैं पैसा तो साझेदार हो सकता है भाग जाए, नहीं यार ये पैसा मैं ना बैंक ही में लगा लेता हूँ, व्यापार में नहीं लगाता। तब सभी साझेदारों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कि भाई तुमको देखो हानि वानी नहीं होगा, तो क्या होता है, पूंजी पर तुम लाभ ले लो, साथ में पूंजी पर तुम क्या ले लो? ब्याज भी ले लो। क्या ले लो? पूंजी पर ब्याज भी ले लो। बताओ मुझे यहाँ ब्याज कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। कॉमन सी बात है, जब कभी कोई जो पैसा रखता है, ब्याज कौन देता है? जो पैसा रखता है वही ब्याज क्या करता है? देता है। तो बताओ यहाँ पे पैसा कौन रखा है? इस पूंजी को इसने पैसा क्या किया? फर्म को दिया है। पैसा कौन रखा है? फर्म ने रखा है। तो ब्याज देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? कॉमन सी बात है, व्यापार के ऊपर आएगी। व्यापार क्या दे रहा है? देखो बदले में ब्याज दे रहा है। क्या दे रहा है बदले में? ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज। तो साझेदार कई बार क्या होते हैं, लाभ तो लेते ही लेते हैं, साथ में पूंजी पर ब्याज भी लेते हैं, जो कि व्यापार का एक क्या है? व्यय है। साझेदार के लिए आय है, परंतु व्यापार के लिए क्या है? एक तरह का व्यय है। तो यही पूंजी पर ब्याज है कि अगर साझेदार लोगों ने साझेदारी में पूंजी लगाया है तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो कितने प्रतिशत की दर से दिया जाएगा? ठीक है, ओके। अगला है आहरण व आहरण पर ब्याज। आहरण, आहरण का मतलब तो समझते ही हो आप लोग। जब कभी कोई व्यापार का मालिक अपने निजी उपयोग हेतु व्यापार से कुछ भी चीज निकालता है, अपने निजी उपयोग हेतु व्यापार से कुछ भी चीज निकालता है, चाहे वो माल निकाले या संपत्ति निकाले या रोकड़ निकाले, जो भी चीज निकालता है उसको अपन क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मालिक कौन है? साझेदार मालिक है भैया। यहाँ पे कौन है मालिक? साझेदार। तो इस बार साझेदार निकालेगा, है ना? तो चलो आहरण के बारे में बताता हूँ मैं आप लोग को। आहरण, तो आहरण के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप लोगों को हम। तो आहरण का क्या कहानी है? मान लीजिए व्यापार है और ये साझेदार है, मालिक है। इसने व्यापार से आहरण किया, ठीक है? मान लो साझेदार ए है, इसने व्यापार से 10,000 आहरण किया, ठीक? एक और साझेदार है, साझेदार बी है, इसने व्यापार से 20,000 आहरण कर लिया। इसका देखा देखिए, सी बोला मैं के पीछे रहूं, उसने क्या किया? सी ने 30,000 आहरण कर लिया। ए सोचा जब ये 10,000 ले रहा है, ये 20,000 ले रहा है, ये सी 30,000 ले रहा है, तो मैं क्यों पीछे हटूं? मैं 20,000 और ले लेता हूं। तो मतलब देखो यहाँ पे जब क्या होता है, मालिक बहुत ज्यादा होते हैं तो आहरण पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आहरण पे कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। सब एक दूसरे की देखा देखी में क्या करने लगते हैं? यहाँ पे आहरण करने लगते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए? कैसे रोका जाए इसको, है ना? तो लोग नियम बना देते, क्या बना देते? नियम, आहरण का नियम बना देते हैं कि भाई साझेदार ठीक है, मालिक हो, आहरण करने का अधिकार है, लेकिन भैया इतना भी अधिकार नहीं कि पूरा दुकान ही खाली कर दो आप, ठीक? तो लोग नियम बना देते, चलो भाई एक नियम बना लेते कि कोई भी साझेदार इतने रुपए से अधिक का आहरण नहीं कर सकता। ये नियम बना लिया उन्होंने, ठीक है? तो इस प्रकार नियम क्या कर लेते लोग? बना लेते हैं। तो ये आहरण एक लिमिट सेट कर लेते हैं, कोई भी लिमिट हो सकता है। उन्होंने लिमिट सेट कर लिया, साल भर में हम 20,000 से ज्यादा का आहरण नहीं करेंगे, कोई भी साझेदार नहीं करेगा, ठीक? तो ये हो गया, ओके। चलिए अब आगे लिखता है आहरण पर ब्याज। इसका भी नियम बना देते हैं। अब देखो आहरण कौन कर रहा है? साझेदार। बताओ पैसा कौन रखा है यहाँ पे? आहरण कौन कर रहा है भैया? ये कर रहा है। पैसा किसके पास है? फर्म के पास है कि इनके पास है? पैसा किनके पास है? साझेदार के पास। इस बार बताओ ब्याज कौन देगा? जो पैसा रखता है वही ब्याज देता है। तो ब्याज कौन देगा इस बार? इस बार फर्म को ब्याज कौन देगा? साझेदार लोग फर्म को ब्याज देंगे, यानी आहरण पर ब्याज। ये भी एक है। तो आहरण पर ब्याज साझेदार देंगे, यानी फर्म के लिए एक तरह से क्या हो गया? ये आय हो गया। फर्म के लिए क्या हो गया? आहरण पर ब्याज, आय। चलिए ठीक है। तो आहरण करेंगे तो उस पर आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा। देखो साझेदार को कंट्रोल करने का और एक तरीका है कि भाई ठीक, अगर आहरण करते हो तो आहरण को तो वापस लौटाना ही पड़ेगा आपको, साथ में ब्याज भी क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। आहरण पर ब्याज भी हमको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, फर्म कहता है। ओके यार, जब भी हम लोग साझेदारी पढ़ेंगे ना, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो अपन को एक कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। तो वो कैरेक्टर क्या होगा हमारा? क्या हम व्यापार बन के पढ़े, फर्म बन के पढ़े, या साझेदार बन के पढ़े?
हमको यहाँ पे व्यापार बन के पढ़ना पड़ेगा, फर्म बन के पढ़ना पड़ेगा। आपका जो कैरेक्टर होगा, आपको कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा और वो कैरेक्टर आपका होगा व्यापार। आप व्यापार बन के पढ़िए। तो देख लो, आपको आहरण आहरण निकाल के ले गया साझेदार आपके पास से, और बदले में क्या देगा? आपको ब्याज देगा। ठीक है, आहरण पर ब्याज आपके लिए आय हुआ। उसी तरह पूंजी पर ब्याज कौन देता है? पूंजी। आप देते हो पूंजी पर ब्याज। साझेदार आपके पास पूंजी लगाए, आपने बदले में क्या दिया? ब्याज दिया। आपके लिए क्या हुआ? व्यय हुआ। ठीक है, फर्म दे रहा मतलब आप दे रहे हो, आपके लिए व्यय हुआ। खैर, पूंजी पर ब्याज का रूल, आहरण पर ब्याज का रूल वो साझेदारी संलेख में लिखा होता है। इसके बारे में और अपन चर्चा करेंगे जब प्रैक्टिकल बनाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये बात तो दिमाग बैठा लो, पूंजी पर ब्याज क्या होता है? व्यय। आहरण पर ब्याज क्या होता है फर्म के लिए? आय। दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ व हानि का विभाजन। बिल्कुल, अगर साझेदार साझेदारी कर रहे हैं तो उनके मध्य लाभ या हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा? वो कौन सा अनुपात होगा जिस अनुपात में लोग लाभ और हानि का विभाजन करेंगे? बराबर बराबर बांटेंगे कि कुछ कम ज्यादा बांटेंगे, या जिसने जितना ज्यादा पूंजी लगाया है पूंजी के अनुपात में बांटेंगे? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं लाभ विभाजन अनुपात के बारे में। तो वो अनुपात, वो विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज क्या होता है? यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, साझेदारी संलेख में लिखा रहता है। अगला, वेतन व कमीशन। वेतन व कमीशन या किसी प्रकार की मजदूरी, या इसको और कोई वर्ड बोलूं तो, एक वर्ड बोलूं तो पारिश्रमिक। क्या कहेंगे इसको हम लोग? पारिश्रमिक। ओके, अगर कोई साझेदार व्यापार में बकायदा काम करता है, व्यापार में काम कर रहा हो, कोई भी काम हो सकता है, चाहे माल खरीदने का काम हो, बेचने का काम हो, अकाउंट देखने का काम हो, या सारे काम हो, काम कर रहा है, बकायदा व्यापार को संभाल रहा है, तो क्या उसको पारिश्रमिक मिलेगा? कितना मिलेगा? इसके बारे में डिटेल भी लिखा होता है साझेदारी समझौते में, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना आए। साझेदार का ऋण। अगला क्या बात आ रही है? साझेदार का ऋण। चलिए, साझेदार का ऋण की बात कर लेते हैं। साझेदार का ऋण, कई बार क्या होता है, साझेदार जो होता है ना, साझेदार जो होता है ना, फर्म को पूंजी के अलावा ऋण भी प्रदान करता है। क्या देता है बदले में? ऋण भी देता है। क्या देता है बदले में? ऋण। एक साझेदार, कई बार फर्म को चलाने तो ऋण की आवश्यकता आन पड़ती है, तो ऋण। तो साझेदार फर्म को क्या देता है? ऋण देता है। ऋण बदले में क्या देता है? ऋण देता है। तो ऋण देता है तो ये ऋण दे दिया। उसके बारे में रूल ये रहता है ऋण पर, कि ऋण पर ब्याज क्या मिलेगा। अगर साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसको बकायदा बदले में ब्याज मिलेगा, चाहे उनके संलेख में हो या ना हो, चाहे उन्होंने समझौता किया हो या ना किया हो। रूल है कि उनको ब्याज दिया जाएगा। अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो बदले में उसको ब्याज पाने का अधिकार है। ठीक है सर, कितना ब्याज पाने का अधिकार है? पहली बात तो, जितना वो लोग समझौता करेंगे ना संलेख में जितना समझौता करेंगे उतना रुपए उनको, उतना परसेंट पर उनको ब्याज मिलेगा। उतना परसेंट के रेट से ब्याज देना पड़ेगा फर्म को, जितना समझौता होगा जिस परसेंट पे, 8%, 9%, 10%, जो भी परसेंट हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं है, मान लो उनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ था ब्याज को लेकर, या आपके क्वेश्चन में कहीं भी ब्याज के बारे में किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तब बच्चों दिमाग बैठा लो, कितना परसेंट? 6% प्रति वर्ष की दर से क्या देना पड़ेगा? ब्याज हमको साझेदार के ऋण पर देना पड़ेगा। रूल है, साझेदार के फर्म के ऋण पर अपन को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। समझ गए? अगर एक साझेदार फर्म को ऋण देता है तो बदले में फर्म का दायित्व है कि उसको क्या देगा? ब्याज देगा। क्वेश्चन में जितना बोला है उतना देगा, नहीं बोलेगा तब कितना देगा? 6%। ये आपके एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से करिए। ये कॉन्सेप्ट ही आपके एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। कई बार हो सकता है एग्जाम हमारा ऑप्शनल आ जाए, तो ऑप्शनल अगर क्वेश्चन आएगा तो एक कॉन्सेप्ट ही हमारा सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हमारा काम होगा। कॉन्सेप्ट अगर हम बेस्ट रखेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आए, कुछ भी क्वेश्चन आए, हमको घुमा फिरा के दे, ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं होगा, बोला भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में मैंने बताया होगा, तो वो आपको क्या होने लगेगा? बनने लगेगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6% के रेट से आप ब्याज दोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। फर्म द्वारा साझेदार को ऋण। कई बार फर्म साझेदार को ऋण देता है, ऐसा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, यहां पर क्या था? साझेदार फर्म को ऋण दे रहा था, इस बार क्या हो रहा है? फर्म साझेदार को ऋण दे रहा है। फर्म साझेदार को ऋण दे रहा है। ऐसा सिचुएशन आपके क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, बता दे रहा हूं मैं। ऐसा सिचुएशन आपके क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। आज तक तो आया नहीं, और अभी तक तो आया नहीं, और आएगा भी नहीं, मैं समझता हूं। ठीक है, साझेदार फर्म को ऋण दे रहा है, ये हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन फर्म साझेदार को ऋण दे रहा है, ये बहुत कम आएगा। फिर भी पढ़ लेते उसके बारे में, है ना।
तो ऋण दे रहा है, तो ऋण दे रहा है, इसके बारे में भी पूरा नियम कायदा होता है। इसको फिर क्या करना पड़ेगा, ब्याज इस बार एक फर्म को देगा, कितने प्रतिशत के रेट से देगा, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, और ऐसा कुछ आएगा ही नहीं क्वेश्चन में, तो काहे के लिए इतना टेंशन लेना यार। अपने को तो इतना पता ना, पहले वाला जो पढ़ाया था कि अगर साझेदार फर्म को ऋण देता है तो बदले में 6% ब्याज लेता है, कम। बाकी फर्म जो है साझेदार को ऋण दे रहा है वो बहुत रेयर है, नहीं आया तो उसको ध्यान में मत देना, ठीक। उसके बारे में नियम कायदे लिखे रहते हैं। ऋण पर ब्याज बता दिया मैंने आपको, ऋण पर ब्याज का क्या रूल है, कितना परसेंट, 6%। कौन सा वाला, जब कभी, अच्छा कौन सा 6% ही, कैसा 6%, प्रतिवर्ष ना, कैसा, प्रतिवर्ष, ओके। तो कौन सा वाला 6% है ये, जब साझेदार फर्म को ऋण देता है तब 6%, ओके, ठीक, ओके। आगे, ख्याति का मूल्यांकन। यार ख्याति अपने आप में एक चैप्टर है, जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी बात ही करेंगे, अभी छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं करते, बहुत डिटेल में बात करना पड़ेगा ख्याति क्या होती है, बाद में बात करेंगे। साझेदारी का समापन। साझेदारी अगर जब बंद होगा तो किस नियम और शर्तों के अधीन बंद होगा, उसकी नियम और शर्तें लिखी होती है इसमें, ठीक है, वो सारी बातें लिखी होती है, ये लोग बाकायदा हर चीज का और मतलब समझौता कर लेते हैं। पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। पंच निर्णय संबंधी प्रावधान मतलब अगर कल को साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का संलेख होने के बाद भी, अगर संलेख होने के बाद भी अगर साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का मन मुटाव आता है, परेशानी आती है, या लड़ाई झगड़ा फाइटिंग वाइटिंग शुरू हो जाती है, तो उनके विवाद का निपटारा किस प्रकार होगा, क्या कोर्ट जाएंगे या खुद साझेदार लोग मिलकर निपटारा करेंगे, उसके बारे में नियम और शर्तें क्या होती है यहाँ पे लिखी रहती है। यार कोर्ट जाना कोई आम बात नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कोर्ट में आज गए और शाम तक हमारा फैसला आ गया, कोर्ट में 10-10 20-20 साल लग जाता है, इसलिए लोग कोशिश करते भाई हमको कोर्ट जाने की नौबत ना पड़े, हम यहीं पे सारी बातें क्या कर ले, क्लियर कर ले, ठीक है। तो बच्चों ये था आपके सामने एक एक बातें। साझेदारी संलेख क्या होती है हमने बता दिया। साझेदारी संलेख किसको बोलते हैं, जिसमें लिखित एक लिखित प्रपत्र होता है, जिसमें जो अनुबंध या ठहराव पत्र होता है, जिसमें साझेदारों के द्वारा समझौते से संबंधित, साझेदारी व्यापार करने के हेतु समझौते से संबंधित सारी बातें लिखी होती है, और अंत में सभी साझेदारों का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। और इसकी एक एक फोटोकॉपी, हर एक प्रतिलिपि हर एक साझेदार के पास होती है, और जो मेन साझेदारी संलेख है वो साझेदार जो फर्म होता है उसकी मेन तिजोरी में रहता है, ठीक है। और उनके साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें रहती है, मुख्य बातें ये सारी बातें रहती है। इसके अलावा भी अगर साझेदार कुछ बातों को जोड़ना चाहे तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बातों के, कुछ नई बातें करने वाले हैं, और वो है आपका सीमित दायित्व साझेदारी। पर ये क्या सीमित दायित्व साझेदारी क्या है, चलो एक बार फिर से अपन रिकैप में चलते हैं और थोड़ा सा पुरानी बातों को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। क्या सीखे थे हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था साझेदारी के बारे में, हम लोग पढ़े थे साझेदारी अधिनियम 1932। अभी जितनी बातें हमने पढ़ी, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी के अधिकार, साझेदारों के कर्तव्य, या साझेदारों के हम लोगों ने बात किया साझेदारी संलेख के बारे में, सारी बातें 1932 के अकॉर्डिंग करा हम लोगों ने, साझेदारी अधिनियम 1932। तो उसके कुछ विशेषताएं मैंने पढ़ाया था, तो क्या क्या विशेषताएं थी, तो कुछ विशेषताएं थी, 2 या 2 से अधिक साझेदार, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, समझौता, साझेदारी संलेख हो सकता है, मौखिक रूप में भी समझौता हो सकता है, ठीक है। और उसमें हमने बहुत सारे लाभ विभाजन था, व्यापार का संचालन था, बहुत सारी बातें पढ़ी थी। लेकिन उसमें कुछ कमजोरियां भी थी, उस साझेदारी संलेख, साझेदारी अधिनियम में कुछ कमजोरियां थी 1932 में। क्या क्या कमजोरी थी, सबसे पहला कमजोरी और मेन कमजोरी था वो था असीमित दायित्व। याद होगा मैंने आपको बढ़ाया था असीमित दायित्व, क्या बताया था इसके बारे में मैंने, असीमित दायित्व के बारे में, कि अगर कोई साझेदारी व्यापार चल रहा है और अगर कोई साझेदार व्यापार में कुछ पूंजी लगाता है, ठीक है, मान लीजिए इसने कितना पूंजी लगाया, 10,000 पूंजी लगाया, और इस व्यापार को अगर हानि 13,000 रुपए का हानि हो जाता है, तो क्या होता था, ये 10,000 तो पूंजी उसकी डूबेगी ही डूबेगी, साथ में जो बचा 3,000 है वो भी वो अपने घर से क्या करेगा, लेकर आएगा। मतलब उसका दायित्व तो असीमित था, उसको तब तक अपने पैसों को लाते रहना है जब तक कि साझेदारी फर्म के हानि की पूर्ति नहीं हो जाती, यानी कि वो असीमित दायित्व है। मतलब दायित्व क्या है, असीमित है, उसको तब तक व्यापार में पैसा लगाना पड़ेगा जब तक कि जो भी फर्म का हानि है वो पूर्ति ना हो जाए, चाहे इसके लिए वो सड़क पे क्यों ना आ जाए, चाहे उसकी घर की प्रॉपर्टी, पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी बिक ना जाए, उसको पूरा भरपाई करना ही पड़ेगा, असीमित दायित्व। मतलब ये होता था कि साझेदार और व्यापार दोनों आपस में पृथक नहीं होते थे, बल्कि एक दूसरे से क्या होते थे, जुड़े हुए होते थे। यानी साझेदार को व्यापार को
हर एक स्तर पर, हर एक मतलब चरण पर उसको व्यापार के साथ रहना ही पड़ता था। बुरा दौर हो अच्छा दौर हो, उसको व्यापार के साथ रहना ही पड़ेगा। और अपना पूरा मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या कर देना पड़ेगा, लगा देना पड़ेगा। ये असीमित दायित्व था, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। इसी वजह से साझेदारी से लोग क्या होने लगे, कटने लगे। यार पैसा तो आदमी उतना ही लगाएगा ना, कोशिश करेगा भाई मैं पैसा इतना लगाऊं कि मुझे, मैं अपने व्यापार के हानि तक को पूर्ति कर सकूं। अब अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी लगा दिया जाए, असीमित दायित्व, तो ये थोड़ा सा लोग क्या होने लगे, इससे बचने लगे और लोग साझेदारी का रुख करने नहीं लगे। साझेदारी जो है उसके बाद से लुप्त होने लगी। क्या होने लगी, लुप्त होने लगी। तब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार हमारे देश से साझेदारी जो है वो लुप्त हो रही है। उसके लिए उन्होंने नया चीज इंट्रोड्यूस किया और क्या लाया, सीमित दायित्व साझेदारी। क्या लाया, सीमित दायित्व साझेदारी। अभी तक साझेदारी क्या होती थी, असीमित दायित्व थी। इस बार गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, सीमित दायित्व साझेदारी। उन्होंने बोला चलो आपके पास और एक ऑप्शन है, पहले वाले को बंद नहीं किया। साझेदारी अधिनियम 1932 अभी भी है, उसको बंद नहीं किया। उसी के साथ और एक इंट्रोड्यूस किया कि ठीक है भाई, अगर आपको 1932 से अगर प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये है, आपके सामने पेश है। क्या है, मतलब सीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी क्या करता है, जो पुराना 1932 वाला जो अधिनियम था उसमें जो जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करता है सीमित दायित्व साझेदारी। मतलब उन कमियों को कारण जो व्यापार लोग नहीं आ पाते थे, व्यापार में साझेदारी में लोग भरोसा नहीं कर पाते थे, उसी चीज को, उसी कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया, सीमित दायित्व साझेदारी। इसका नाम क्या है, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। 1932 अभी भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। ये मत समझना कि 1932 बंद करके लाया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1932 बंद करके नहीं लाया गया, 1932 अभी भी है। एक नया अधिनियम लाया गया जिसको बोला गया सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। 2008 क्यों, क्योंकि अभी अभी 2008 में क्या हुआ है, लागू हुआ है। तो बनाया कब गया ये अधिनियम, 2008 में बनाया गया और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2009 से लागू हुआ। तो देखो बच्चों, ये जो अधिनियम है ये पुराने साझेदारी अधिनियम के जो जो प्रॉब्लम्स थे उसी को क्या करता है, हल करता है। वो सारे प्रॉब्लम्स को क्या करता है, हल करता है। अब मैं एक एक करके सारी बातों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या नियम है भाई। देखिए कैसे हल करता है। सबसे पहला, इसकी पहली विशेषता क्या है, कंपनी, फर्म या निगम भी साझेदार हो सकता है। पहले वाले में क्या होता था मालूम है, जो पुराना अधिनियम था ना 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 जो था ना, उसमें क्या होता था कि साझेदार, जो फर्म का साझेदार होता था ना, एक व्यक्ति ही साझेदार हो सकता था। व्यक्ति विशेष ही साझेदार हो सकता था। कौन साझेदार हो सकता था, व्यक्ति। एक व्यक्ति ही साझेदार हो सकता था। एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति साझेदार हो सकते थे। कोई कंपनी साझेदार नहीं हो सकती थी। मतलब मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, एक व्यक्ति है मिस्टर ए, मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है, उसी जगह एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। क्या ये दोनों साझेदार हो सकते हैं? 1932 के अधिनियम में साझेदार नहीं हो सकते थे ये दोनों, लेकिन अब इस अधिनियम के अंतर्गत ये दोनों साझेदार हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते भाई, एक जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति साझेदार हो, एक कंपनी और व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं, साझेदार हो सकते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे सर ऐसा क्या सिचुएशन आता है कि एक कंपनी और एक व्यक्ति साझेदार हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए आप कोई ऐसे बाइक का निर्माण कर देते हैं, मतलब ऐसी गाड़ी का निर्माण कर देते हैं जो पानी से चलता है। एक ऐसे गाड़ी का निर्माण कर देते हैं जो पानी से चलता है। तो निर्माण करना आपको तो आता है, तो अब सब आने लगेंगे गाड़ी, भाई हमको भी पानी से चलने वाला गाड़ी चाहिए, हमको भी पानी से चलने वाला गाड़ी चाहिए, आपके पास आने लगेंगे मांगने के लिए। लेकिन आप कितने लोग को अलॉट कर पाओगे? आपके पास फॉर्मूला है, पानी से चलने वाला गाड़ी बनाने का फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन गाड़ी बनाने के लिए पैसे आपके पास नहीं है। तो पैसा कौन देगा, पैसा कौन लगाएगा? तो आपको हीरो होंडा जैसी कंपनी या बजाज जैसी कंपनी या यामा जैसी कंपनी आपके पास आएंगे। कोई कंपनी आएगी, चलो मान लो आपके पास हीरो कंपनी आई और हीरो कंपनी बोला कि भाई आइए, आपके पास फॉर्मूला है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास फैक्ट्री है, चलो मिलकर काम करते हैं। आप फॉर्मूला दीजिए, हम पैसा लगाते हैं, फैक्ट्री हम देते हैं और मिलकर काम करते हैं, दोनों अपन साझेदार के रूप में काम करते हैं। समझ में आया? तो यहां से क्या हुआ, एक कंपनी, हीरो कंपनी, और एक आप, एक व्यक्ति, आप दोनों क्या बन गए, साझेदार बन गए। तो पहले क्या होता था 1932 में, क्या होता था, व्यक्ति साझेदार हो सकते थे, एक व्यक्ति और एक फर्म साझेदार, सॉरी एक व्यक्ति या एक कंपनी साझेदार नहीं हो सकते थे। बट अब इसके अंतर्गत एक कंपनी, फर्म, निगम, कोई भी हो साझेदार हो सकता है। ठीक, पहला ये पॉइंट आ गया। नंबर 2, पृथक वैधानिक अस्तित्व। नंबर 2 क्या था, पृथक वैधानिक अस्तित्व। पुराने वाले अधिनियम में क्या होता था, पुराने वाले अधिनियम में होता था कि साझेदार फर्म और साझेदार दोनों आपस में एक होते थे।
तो क्या होता था, असीमित होता था। क्या होता था, असीमित दायित्व होता था। परंतु अब 2008 वाले नियम में फर्म और साझेदार का जो जो दायित्व होगा वो क्या होगा, सीमित दायित्व होगा। कितना होगा, सीमित दायित्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है, मान लीजिए इसने पूंजी लगाया 10,000 रुपए, सुन रहे हो ना, कितना लगाया, 10,000 रुपए पूंजी क्या किया, लगाया। अगर साझेदार ने फर्म में पूंजी लगाया कितना, 10,000, और इस बार साझेदारी फर्म में हानि हो जाती है 13,000 की, तो इस बंदे का कितना पैसा डूबेगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही इस बंदे का डूबेगा, 3,000 डूबेगा नहीं। मतलब जितना पूंजी लगाएगा उतना ही पैसा डूबेगा, उसको अपने बाकी पैसा, बाकी हानि की राशि अपने घर से लाने की आवश्यकता नहीं है। पहले वो अपने घर से लेकर आता था 3,000 बचा हुआ हानि, अब उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, 13,000 क्लियर है। तो यानी कि बोला जा सकता है कि जो दायित्व है पूंजी तक ही दायित्व सीमित, पूंजी तक ही दायित्व सीमित, मतलब जो दायित्व होगा बच्चों वो पूंजी तक ही सीमित होगा। जो दायित्व होगा वो कहां तक सीमित होगा, पूंजी तक ही उनका दायित्व क्या होगा, सीमित होगा। दैट्स इट। कोई परेशानी, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ओके, चलिए चलिए चलिए, मतलब दायित्व अब देखो भाई, जो दायित्व असीमित था वो क्या हो गया, सीमित हो गया। भाई जितना पूंजी लगाओगे उतना ही दायित्व क्या होगा, सीमित होगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। पृथक वैधानिक अस्तित्व मीन्स व्यापार अलग है, मालिक अलग है, खत्म। ठीक, ओके। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है अविच्छिन्न उत्तराधिकार की। क्या होती है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार। क्या होता है सर ये अविच्छिन्न, अविच्छिन्न का मतलब होता है निरंतर, अविच्छिन्न का मतलब होता है निरंतर, मतलब लगातार, लगातार चलते रहना। समझिएगा क्या होता है, पुराने वाले में क्या होता था, सुन लो पहले। पुराने वाले में क्या होता था, मान लीजिए पुराने वाले में एक फर्म है और दो साझेदार हैं, आप साझेदार ए है या साझेदार बी है। अगर मान लीजिए कोई नया साझेदार सी आता था, अगर कोई नया साझेदार फर्म में सी आ रहा है, तो क्या होता था मालूम है, ऐसे ही नहीं आ जाता था। ये जो पहले साझेदार जो करते थे, पहले साझेदार कौन थे, ए और बी थे। अब नया साझेदार कौन आ रहा है, सी। जब नया साझेदार सी प्रवेश करता था तो ये ए और बी की पुराने साझेदारी क्या हो जाती थी, पूरी तरीके से खत्म, और एक नए साझेदारी का निर्माण होता था जिसका नाम था एबीसी। मतलब ये होता था कि ए और बी अपना पुराना साझेदारी सल्लेख को फाड़कर फेंक देते थे और फिर से नया साझेदारी का गठन होता था ए बी सी के नाम पे। मतलब क्या होता था, रूल था कि जब कभी कोई नया साझेदार आता है तो पुरानी साझेदारी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ठीक, ये नियम था। ठीक इसी प्रकार अगर कोई साझेदार फर्म से जाता था तब भी पुराने साझेदारी खत्म हो जाती थी और नए साझेदारी शुरू होती थी। अगर मान लीजिए तीनों साझेदार पुराने, मान लीजिए तीनों एक साथ साझेदार थे, ए बी सी तीनों साझेदार थे, ए बी सी तीनों साझेदार थे, उसमें से सी फर्म से क्या हो रहा है, जा रहा है। देखो फर्म से क्या हो गया, वो चला गया, तो एक सी चला गया, तो फिर इनका जो ए बी सी का सल्लेख रहता था ना, उसको फाड़ के फेंक दिया जाता था और नया सल्लेख बनाया जाता था ए बी के नाम से। वही चीज बोल रहा हूं कि अगर आएगा तब भी पुरानी साझेदारी भंग हो जाएगी, अगर जाएगा तब भी पुरानी साझेदारी भंग हो जाएगी, नए साझेदारी का निर्माण होगा। इन शॉर्ट, जब कभी कोई साझेदार फर्म में आता है तो पुरानी साझेदारी खत्म हो जाती है, साझेदारी को खत्म हो जाना कहते हैं, साझेदारी मर जाती है। ठीक है, और ओके, ये होता है। उसी प्रकार जब कभी कोई साझेदार फर्म से जाता है तब भी पुरानी साझेदारी मरती है और फिर से नया साझेदारी क्या होती है, जन्म लेती है। ये रूल था, पहले क्या था, ये रूल था। परंतु अब इस अविच्छिन्न उत्तराधिकार के तहत चाहे फर्म में साझेदार आए या साझेदार जाए, कोई साझेदारी मरेगी नहीं। मतलब ए बी साझेदार थे, अगर कोई नया साझेदार सी आता है उससे ए बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नया साझेदारी सल्लेख बनाने की आवश्यकता नहीं है, साझेदारी मरती नहीं है। पुराने वाले मर जाती थी साझेदारी, बट नए में बोला है कि भाई पुराने साझेदारी नहीं बनेगी, नया साझेदार जितने भी आए, एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, जितने भी आए आने दो, साझेदारी चलते रहेगी। बार बार हमको सल्लेख को फाड़ के उसका निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। यानी साझेदार के आने या जाने से पुराने साझेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नए एक्ट में, पुराने एक्ट में पड़ता था। क्लियर हो गया बात, ठीक है। इसके बाद होता है साझेदारों में परिवर्तन होने पर अन्य साझेदार के अधिकार व दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं। ओके, क्या होता था, जब कभी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता था, जब कभी पहले क्या होता था, जब कभी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता था तो बोला ना मैंने, साझेदारी पुरानी साझेदारी मर जाती थी। ठीक है, तो पुरानी साझेदारी मर जाती थी और समस्त संपत्ति और दायित्वों का ना भी खत्म कर दिया गया, जो अधिकार होता था वो खत्म हो जाता था। लेकिन नया साझेदार आने से
नया साझेदार आने से, ये बहुत लंबा टॉपिक है यार, एक मिनट थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ तुम लोग को मैं। साझेदारी में परिवर्तन होने पर अन्य साझेदारों के अधिकार व दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले क्या होता था सुन लो, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये जब अपन पढ़ेंगे तो और बातें अपन को अच्छे से क्लियर होने लगेगी ये बात, क्योंकि अपन जब प्रवेश और अवकाश का अलग चैप्टर उसमें पढ़ेंगे तो सारी बात और अच्छे से क्लियर होगी। अभी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ऐसे बताने में आप लोगों को, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को कि साझेदारों में परिवर्तन होने पर अन्य साझेदारों के अधिकार व दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं। क्या होता है, जब कभी कोई नया साझेदार आता है, जब कभी कोई नया साझेदार आता है तो जो भी इससे पहले पुराने साझेदार लोग मेहनत कर रहे थे, ये साझेदारी फर्म है, ये पुराने साझेदार है ए और बी, ठीक है। इस साझेदारों में संपत्तियां हैं, बहुत सारी संपत्तियां रही होंगी, बहुत सारे दायित्व रहे होंगे, तो बोलो इनका मालिक कौन है, इनका मालिक कौन है, ये ए और बी इनके क्या है, मालिक है, ये ए और बी इनके क्या है, मालिक है। अब नया साझेदार फर्म में आ रहा है सी, नया साझेदार फर्म में कौन आ रहा है, सी फर्म में क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है, ठीक। तो अभी तक क्या था, ए बी का ही इस पे क्या था, अधिकार था, संपत्ति और दायित्व पर किसका अधिकार था, ए और बी का। लेकिन अभी सी आया तो सी का भी उस पे क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता था, पहले क्या होता था 1932 में, क्या होता था 1932 की धारा में क्या होता था कि ए और बी का जब तक संपत्ति दायित्व में अधिकार होता था, जब कभी नया आता था तो इसके आने के पहले जितना भी इसमें संपत्ति और दायित्व में जो भी लाभ हुआ है या हानि हुआ होता है, ये आपस में पुराने साझेदार क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। क्या करते हैं, पुराने साझेदार आपस में इस लाभ को बांट लेते हैं, ठीक है। क्यों बांटते हैं, क्योंकि जो भी संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कमी या बढ़ोतरी जो भी हुआ है, लाभ या हानि हुआ है, वो किनके मेहनत का परिणाम है, ए और बी के मेहनत का परिणाम है। तो सी के आने से पहले, क्योंकि सी भी आने के बाद इस पर अधिकार जताएगा, तो उसके आने के पहले जो भी लाभ या हानि हुआ है ये लोग आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। उसके बाद फिर सी को क्या करते हैं, अधिकार देते हैं, ठीक है। तो ये पहले होता था, लेकिन अब वही बोल रहा है कि साझेदारों में परिवर्तन होने पर अन्य साझेदारों के अधिकार और दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले होता था, जो भी लाभ हानि था बांट लेते थे, परंतु अब ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, कोई संपत्ति और दायित्व पर जो भी उनका अधिकार होगा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। संपत्ति जो भी, देखो एक और थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले क्या होता था जो भी, अब इन शॉर्ट बता दूं आप लोगों को, ये साझेदार हैं, ये ए और बी साझेदार हैं, तो साझेदारी में कुछ संपत्तियां होती थी और साझेदार में कुछ दायित्व होते थे। तो फर्म के जो भी संपत्ति या जो भी दायित्व होते थे वो किसके होते थे, साझेदार के होते थे। 1932 की धारा के अनुसार संपत्ति और दायित्व पे अधिकार किसका है, साझेदार का अधिकार है। लेकिन 2008 के अकॉर्डिंग, 2008 के अकॉर्डिंग इस संपत्ति और दायित्व का सिर्फ और सिर्फ किस पे अधिकार है, फर्म का अधिकार है। किसका अधिकार है, फर्म का अधिकार होगा। आया बात समझ में। पहले क्या चलता था कि जो भी संपत्ति और दायित्व होते थे उस पर साझेदारों का अधिकार होता था, पहले अधिनियम 1932 में। लेकिन अब 2008 के नियम के अकॉर्डिंग साझेदारों का कोई अधिकार नहीं, संपत्ति और दायित्व पे किसका अधिकार है, पहला अधिकार ऑलरेडी फर्म का ही पहला अधिकार है, ठीक है। फर्म अपने आप में एक व्यक्ति भी है। बाकी बातें जब अपन पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ये बात, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया हो। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 से पृथक, मैंने पहले ही बोला था कि साझेदारी अधिनियम, सीमित दायित्व अधिनियम 2008, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, सॉरी यार ठीक से लिखें इसको, ये असल में सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम है, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, ये है आपका सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। और वो जो हम पढ़े थे वो क्या था, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो वो दोनों अलग अलग है, साझेदारी अधिनियम 1932 अलग है और साझेदारी अधिनियम, सॉरी साझेदारी सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 दोनों अपने आप में अलग अलग है, एक नहीं है, दोनों अपने आप में अलग है। अधिनियम 1932 अलग है, जिनको अधिनियम 1932 मानना है वो 1932 मान सकते हैं, जिनको 2008 मानना है, दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 मानना उसको मान सकते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बच्चों बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या कहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 2008 बोला जाता है इसको, समझ में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 कहा जाता है, ठीक।
तो ओके, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि साझेदारी अधिनियम 1932 अलग है और 2008 अलग है। ओके, तो हमने आज सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ हमने क्या पढ़ा। हमने स्टार्टिंग से बता देता हूँ, कल के क्लास से लेकर अभी तक हमने साझेदारी के बारे में जाना, हमने साझेदारी का अर्थ जाना, हमने साझेदारी की परिभाषा जानी, हमने विशेषताएं जाना, हमने साझेदारों के अधिकार जाना, हमने साझेदारी सल्लेख जाना, साझेदारी सल्लेख में लिखी जाने वाली बातें के बारे में जाना। फिर साझेदारी अधिनियम 1932 के जो प्रॉब्लम्स थे, साझेदारी 1932 के जो वीक पॉइंट थे, जिनकी वजह से साझेदार उनसे साझेदारी करने से अलग हो जाते थे या व्यापार करने से लोग साझेदारी में प्रवेश नहीं करते थे, तो उनके लिए क्या लाया गया, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 लाया गया। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 लाया गया। ये 2008 क्या करता है, पुराने अधिनियम में जो जो कमियां थी उन कमियों को क्या करता है, दूर करता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो बच्चों आज ये हमारा बात क्या हुआ, यहाँ तक खत्म हुआ। तो कल से हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम लोग प्रैक्टिकल, और हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 नहीं पढ़ना है, हमको जो भी साझेदारी के बारे में पढ़ना है वो साझेदारी अधिनियम 1932 के बारे में पढ़ना है। हम जो भी पढ़ेंगे साझेदारी अधिनियम 1932 के बारे में पढ़ेंगे। मैं रिपीट कर दिया हूँ। ओके, ठीक है, 2008 सिर्फ मैंने बताया आपको, ये इतनी थ्योरी है, इसके बाद इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। ये सिर्फ मैंने, इसका थ्योरी है, इतना ही थ्योरी है, इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं है इसका। बाकी जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हमारी पढ़ाई होगी, सब कौन सी होगी, सभी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो कल से प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।